गुड आफ्टरनून। मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दीपक सिंह, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जय हिंद, जय भीम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज क्लास के बाद मिल जाएगा बच्चा पीडीएफ। मैंने नेशनल हेल्थ केयर वाला पीडीएफ, मेंटल हेल्थ वाला पीडीएफ मैंने भेज दिया था बच्चा, यानी दिव्यांग वाला पीडीएफ मैंने भेज दिया था, मिला या नहीं? दिव्यांग, मेंटल हेल्थ केयर, दिव्यांग या दिव्यांग या मेंटल हेल्थ केयर वाला पीडीएफ मैंने आपको भेजा था। आपको मिला? यस। दिव्यांग या मेंटल हेल्थ केयर वाला पीडीएफ मैंने कल भेजा था। आपको मिला, नहीं मिला? यस, नो? कल की क्लास का पीडीएफ नहीं, कल हम लोगों ने दिव्यांग कल नहीं पढ़ा था। कल हम लोगों ने ट्रांसजेंडर पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसजेंडर का पीडीएफ मैं आज आपको भेजूंगा, बट मैंने पहले दिव्यांग वाले सेक्शन का पीडीएफ भेजा था, मेंटल हेल्थ केयर। मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? नहीं, नहीं, नहीं। मैं एक बार लिखता हूं बच्चों, चला जाएगा। मैंने ग्रुप पर लिख दिया, ये आपको चला जाएगा। आज मेंटल हेल्थ केयर का किसी बच्चे ने लिखा है सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल नहीं, मेंटल हेल्थ केयर का बच्चा मैंने भेज दिया है। अभी बच्चे ने लिखा है यस, 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 यस। ये थोड़ा सा क्लियर करो बच्चा। सर, मेंटल हेल्थ केयर का पीडीएफ मिला या नहीं मिला? मेंटल हेल्थ केयर जो हम लोगों ने परसों फिनिश किया था, परसों के पहले, मेंटल हेल्थ केयर दिव्यांग, मेंटल हेल्थ केयर प्लस उसके साथ और टॉपिक थे।
उसका पीडीएफ मिला या नहीं मिला? नो 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 नो। यस भी आ रहा है बच्चा, कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं। यस सर, यस सर, नहीं मिला सर, नहीं मिला सर, नहीं मिला सर। कोई बात नहीं, मैंने याद दिला दिया है, ठीक है। हो सकता है मिस हुआ हो, ठीक है। 99% बच्चे लिख रहे हैं नहीं मिला है, कुछ बच्चे एक आध यस लिखे हैं। वो चला जाएगा। और आज आपका ट्रांसजेंडर वाला भी जो मैंने कल पढ़ाया था वो चला जाएगा, और आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो कल आपको मिल जाएगा, राइट? ठीक है, चलिए आज मिल जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। मैं भेज दिया था, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ हो, ठीक है। अभी आ गया मैसेज मुझे टीम से, केजीएस टीम से मेरे पास मैसेज आ गया है। अभी आपको 10 मिनट के अंदर में चला जाएगा, ओके। चलिए हम लोग अभी आज के टॉपिक पर फोकस्ड होते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। बच्चा पार्टी शुरू किया जाए। थोड़ी खांसी है मुझे, कफ है। हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, हम लोग सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं, और सोशल जस्टिस में वल्नरेबल सेक्शन को पढ़ रहे हैं। माइनॉरिटी क्लास को पढ़ा हम लोगों ने, शेड्यूल्ड ट्राइब को पढ़ा हम लोगों ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग को पढ़ा, हम लोगों ने ट्रांसजेंडर को कल खत्म किया, और आज एक और हमारे समाज का कमजोर तबका वृद्ध, एक और अति संवेदनशील वर्ग वृद्ध, एक और वल्नरेबल सेक्शन वृद्ध, एल्डरली पीपल, वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक का जो डायमेंशन बनेगा, वृद्ध समझ रहे हो? वृद्ध आबादी का वह समूह होता है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाती है। अब अलग अलग देश में यह आयु प्रत्याशा के आधार पर निर्धारित होता है बच्चा। अब 1940 के दशक में चले जाओगे, मतलब 1947 में जब हम आजाद हुए थे, तो भारत की आयु प्रत्याशा लगभग 32 थी, मतलब औसत आयु 32 साल मैक्सिमम मर जाते थे लोग, सोचो। और आज 70 के निकट हम पहुंच चुके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 है, यानी भारत में औसतन 70 वर्ष तक लगभग लोग जी रहे हैं। यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का हमने विकास किया है, हमने मृत्यु दर को नियंत्रित किया है, और अधिकतम उम्र तक लोगों को अधिकतम उम्र तक लोगों को जीने का अवसर प्रदान किया है। जहां पर आयु प्रत्याशा और ज्यादा है, पश्चिमी देशों में चले जाओगे तो वहां पर वृद्ध 65 साल से ऊपर वाले, 70 साल से ऊपर वाले वृद्ध कहे जाएंगे, और माना जाता है कि वृद्ध हो जाने के बाद वो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसी आधार पर रिटायरमेंट का एज डिसाइड किया जाता है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट का एज पहले कम था, उसको बढ़ाया गया। पश्चिमी देशों में रिटायरमेंट का एज और ज्यादा है, क्योंकि वहां पर और अधिक उम्र तक लोग न केवल जीते हैं बल्कि हेल्दी होते हैं और काम करने में सक्षम होते हैं। तो हम लोग समाज के इसी वर्ग के लिए, इसी आयु वर्ग के लोगों की समस्याओं को देखेंगे, उनकी अति संवेदनशीलता के विभिन्न स्वरूपों को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि सरकार इनके लिए क्या कर रही है, सरकार ने इनके लिए क्या किया है, ठीक है। इस टॉपिक का जो डायमेंशन बनेगा बच्चा, वो डायमेंशन आपके सामने है। सबसे पहले तो आप नोट डाउन कीजिए। इस टॉपिक का जो डायमेंशन है आप नोट कीजिए।
इस टॉपिक का जो डायमेंशन है आप नोट कीजिए। कैपिटल ए है वृद्ध का अर्थ एवं भारत में वृद्धों का स्वरूप। कैपिटल बी है भारत में वृद्धों की समस्या। कैपिटल सी है भारत में वृद्धों की समस्या के लिए उत्तरदायी कारण। वृद्धों की समस्या हेतु कारण, वृद्धों की समस्या के कारण। कैपिटल डी है भारत में वृद्धों की समस्या समाधान हेतु रक्षोपाय किए गए प्रयास। कैपिटल ई है समीक्षा एवं सुझाव। कैपिटल एफ है अन्य समकालीन मुद्दे जो वृद्धों से जुड़े हुए हैं, यदि हैं तो उसमें हम लोग उसको देख सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है। लिख लिया आपने? यही है हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। वृद्ध मैंने आपको बता दिया। जब हम लोग, याद करो, इंडियन सोसाइटी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक को टच किया था, एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की आयु संरचना। और वहां पर हमने देखा था कि भारतीय जनसंख्या में इस आयु वर्ग के लोगों का अनुपात कितना है। सामान्यतः हम आयु वर्ग को 3 भागों में बांटते हैं। एक 0 से 14, दूसरा 15 से 59 और तीसरा 60 से अधिक। ये 3 एज ग्रुप है। ऑलमोस्ट दुनिया के सभी समाजों में ये प्रमुख एज ग्रुप है। 0 से 14 बच्चे होते हैं और इनकी जिम्मेदारी राज्य की होती है। ये आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं, क्योंकि ये कमाते नहीं है बल्कि परिवार पर, समाज पर डिपेंडेंट होते हैं और इनका खर्चा चलाने की जिम्मेदारी परिवार और समाज की होती है, राज्य की होती है। ऐसा माना जाता है कि 15 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है और वहां से वो कार्यशील जनसंख्या में शामिल हो जाता है। यानी वो कमाना शुरू कर सकता है। भले करता नहीं है, रोजगार नहीं मिला, हायर एजुकेशन में जाना है, अधिक पढ़ाई पढ़नी है, लेकिन माना जाता है कि 15 साल से ऊपर की जो आबादी है वो कार्यशील जनसंख्या है और 15 साल से 60 साल तक व्यक्ति काम कर सकता है। इसलिए कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है या आत्मनिर्भर जनसंख्या मानी जाती है। ये अन्यों पर निर्भर जनसंख्या नहीं। और ये एज स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा किसी भी देश में, मान के चलिए कि कार्यशील जनसंख्या का अनुपात उतना ही ज्यादा होगा। और मान के चलिए कि जनांकीय लाभांश जिसको हम कहते हैं अधिक होगा, क्योंकि ये कार्यशील जनसंख्या है, कमाएगी तो आर्थिक विकास में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। 60 के बाद की आबादी को भी हम
आश्रित जनसंख्या मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति का उम्र 60 प्लस होता है तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंग शिथिल होने लगते हैं, शरीर के अंग पुराने होने लगते हैं, शरीर के अंग काम करना बंद करने लगता है। यह ओल्ड एज पीपल होते, ये बूढ़े होते, इन्हीं को बूढ़ा, इन्हीं को वृद्ध कहा जाता है। और उम्र के हिसाब से जब बॉडी के पार्ट्स पुराने हो जाते हैं, काम करना कम कर देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति माना जाता है कि काम करने में सक्षम नहीं रह पाता है शारीरिक रूप से, और यही काम करने में उसकी जो अक्षमता है उसे अन्यों पर निर्भर बना देती है। आबादी का यह अनुपात आश्रित जनसंख्या माना जाता है। आबादी का यह अनुपात देश के विकास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। ये परिवार पर, देश पर आश्रित हो जाता है, टिल डेथ आश्रित रहता है, मृत्यु के बाद ही। अब हमारे कार्यशील जनसंख्या, सबसे पहले तो हम आते हैं 0 से 14, और 0 से 14 की जिम्मेदारी राज्य की, परिवार की, समाज की है, क्योंकि वो पौध है और उसको जितना बेस्ट राज्य या समाज या परिवार तैयार करेगा उतना ही वो बेस्ट फंक्शनल मेंबर होगा सोसाइटी का। उसको पढ़ाने लिखाने, उसको काम करने में सक्षम बनाने, ये सबकी जिम्मेदारी राज्य की है। और 15 के बाद और 60 तक की जो आबादी है ये कार्यशील, और एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि इस कार्यशील जनसंख्या को कार्य उपलब्ध कराए, इसको खाली बैठने नहीं दे। और अगर किसी भी देश के पॉपुलेशन में ये आबादी खाली बैठती है, यही बेरोजगार कहे जाते हैं। बूढ़ों के लिए हम बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल नहीं यूज करते हैं, बच्चों के लिए 0 से 14 वर्ष के कई बच्चों के लिए भी हम बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल यूज नहीं करते हैं। बेरोजगार तो वो होता है जो रोजगार करने में सक्षम होता है लेकिन उसको रोजगार उपलब्ध नहीं होता, वो बेरोजगार है। और चूंकि ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, विधिक जिम्मेदारी है, उनको रोजगार उपलब्ध कराए। और राज्य जब ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराती है तो कई देशों में ऐसे लोगों को राज्य भत्ता देती है, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। और बच्चों तक की जिम्मेदारी राज्य की होती है पढ़ाने लिखाने की, तो उस पर सारा खर्चा राज्य करता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, 60 प्लस का हो जाता है, तो फिर उसका खर्च कैसे चलेगा, ये चिंता भी राज्य की जिम्मेदारी है। एज ए वेलफेयर स्टेट, एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, राज्य की यह चिंता हो जाती है कि उसका खर्च कैसे चले। इसलिए दुनिया के लगभग देशों में राज्य उनके खर्चा चलाने की व्यवस्था करते हैं। जनरली परिवार उनका खर्चा चलाता है, लेकिन राज्य की निगाह होनी चाहिए कि अगर परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वैसे लोगों का खर्च नहीं चल रहा है, राज्य उनका खर्चा चलाए, राज्य उनको पेंशन दे, या फिर अगर कोई परिवार उनकी उपेक्षा कर रहा तो राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है कि परिवार को बाध्य करे कि परिवार उनकी देखभाल करे। पश्चिमी देशों में एक सिस्टम इस तरह का है, लगभग सभी टैक्स पेई है, तो राज्य के पास टैक्स इतना ज्यादा आ जाता है, एक वेलफेयर स्टेट का जो रोल है, जो भूमिका है, वो राज्य बखूबी निभाती है। वहां पर बच्चों के लिए क्वालिटी वाले एजुकेशन फ्री है, सभी सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए नहीं, सभी सिटीजन के लिए क्वालिटी वाला एजुकेशन फ्री है। वहां सभी सिटीजन के लिए क्वालिटी वाला हेल्थ फैसिलिटी फ्री है, सब कुछ वहां फ्री है। ये बेसिक एमिनिटीज है जो लोगों को मिलना चाहिए। भोजन, वस्त्र, आवास, ये बेसिक है, ये मिलना चाहिए। ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये उपलब्ध कराए, और वहां पर राज्य उपलब्ध कराती। राज्य लोगों से टैक्स इतना ज्यादा लेती है, 35% टैक्स लेती है, तो जहां 30-35% टैक्स लिया जाता है, राज्य के पास एक अच्छा रेवेन्यू आ जाता है। और बच्चा ऐसा नहीं है कि भारत में 30-35% टैक्स नहीं लिया जाता है, भारत में भी लिया जाता है। भारत में अगर आप इनकम के हिसाब से देखोगे तो भारत में कम टैक्स नहीं है। हमारे पास, मैं अपनी बात करूं तो मैं 100 रुपया का 18 रुपया जीएसटी के रूप में दे देता हूं।
राइट, 100 रुपया का 18 रुपया जीएसटी के रूप में दे देता हूं, और फिर 100 रुपया में से अगर मैं 18 रुपया जीएसटी को दे दिया, हिसाब के लिए मैं कहता हूं हमारे पास 82 रुपीज बचा। तो 82 रुपीज में अगर मैंने 32 रुपीज खर्च किया, 50 रुपया बचा, वो हमारा इनकम हुआ। लेकिन खर्च कितना होगा? अगर ज्यादा हमारा आय है तो खर्च हमारा कम होगा। तो अगर हम 12 रुपया खर्च करें और 100 रुपया पर, अगर हम 12% खर्च करते हैं, 18% हमने दे दिया जीएसटी में, 12% हमने खर्च किया, बाकी बचा हमारे पास 70%। अब 70% का 30% हमने टैक्स दे दिया इनकम टैक्स के रूप में। हम 30% के टैक्स के स्लैब में आते, तो 30% 70% में से निकल गया तो लगभग 21 रुपए चला गया। तो 21 रुपया, 22 रुपया और 18 रुपया, 40% तो टैक्स मैं दे रहा हूं। 100 रुपया में 40 रुपया मैं टैक्स दे रहा हूं। क्योंकि भारत में लोगों का इनकम कम है, तो कम इनकम वाले से टैक्स का परसेंटेज कम लिया जाता है। इसलिए इन जनरल जो टैक्स लिया जाता है वो 10% लिया जाता है, टीडीएस 10% काटा जाता है। तो जीएसटी में 18% ले लिया जाता है और 10% टैक्स में ले लिया जाता है, तो लगभग 28% तो टैक्स हमारे यहां ले ही लिया जा रहा। और जो ज्यादा लेने वाले हैं उनसे 40, 45, 50% तक टैक्स लिया जाता है। बट ऐसे टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है। तो सोचो कि अगर 10% लोग भी टैक्स देते हैं, पहले तो 3-4% लोग टैक्स देते थे पूरी आबादी के, अगर 10% लोग टैक्स देते हैं तो उन्हीं के टैक्स से जो सरकार के पास पैसा आता है, 90% लोगों के वेलफेयरिज्म का काम उन्हीं के पैसे से होता है। लेकिन जब पूरी आबादी टैक्स देने की स्थिति में होती तो सरकार के पास इतना पैसा आता कि उन्हीं के पैसे से उनको 100% फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, फ्री हेल्थ, क्वालिटी वाला आसानी से सरकार उपलब्ध करा देती। तो सरकार की भी व्यवस्थाएं हैं कि 10% के टैक्स से 90% का वेलफेयर करना। सरकारी हॉस्पिटल सबके लिए खुला हुआ है। ये है, इसलिए अगर वहां पर जहां अच्छा खासा टैक्स लिया जा रहा है, वहां पर तो हम लाइफ टाइम किसी को कोई कष्ट न होने दे, वैसे देश में वृद्धों को समस्या नहीं होगी। वृद्धों को कम से कम आर्थिक समस्या नहीं होगी। बाकी समस्याएं हो सकती है, जनरेशन गैप की समस्या, बच्चे उनसे बात न करें, नई पीढ़ी के लोग, आदि उपेक्षा की समस्या, आदि 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 आदि। तो यही है वृद्ध। अब वृद्ध होना अपने आप में समस्या है, क्योंकि यहां पर शरीर पुराना हो जाता है, फिजिकली आदमी डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए इनको भी एक अति संवेदनशील वर्ग के रूप में रखा जाता है और इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार प्रयास करती है। इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है, इन्हीं को हम लोगों को देखना है और भारत में इनके बारे में हमें चर्चा करनी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आजादी के समय तो वृद्ध होते ही नहीं थे लोग। मुश्किल से कोई 60-70 पार किया, 80 पार किया। निम्न वर्ग के लोग तो 40-50 तक में चले जाते थे। मैंने अभी बताया कि 32 साल भारत का आयु प्रत्याशा थी, आज लगभग 70 साल। यानी आजादी के बाद से लेकर के अभी तक हमने चिकित्सा सुविधाओं का इतना ज्यादा विकास कर लिया कि हमने मृत्यु दर को काफी हद तक कंट्रोल किया। और मृत्यु दर को इतना कंट्रोल किया कि अब लोगों की उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल, 100 साल होती जा रही है। यानी टोटल पॉपुलेशन में वृद्धों का अनुपात भारत में लगातार बढ़ रहा है। बच्चा, टोटल पॉपुलेशन में वृद्धों का अनुपात भारत में लगातार बढ़ रहा है। 2001 में हमारे यहां वृद्धों का पॉपुलेशन जो था वो 7.5 था। 1991 में 5.5% था। 2011 के जनगणना आंकड़ा में 8.5% वृद्ध है। वृद्ध मतलब 60 वर्ष से अधिक। भारत में
जनगणना में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्ध माना जाता है, 60 प्लस को वृद्ध माना जाता है। और 2011 की जनगणना में लगभग 10.38 करोड़ 10.38 करोड़ लोग 60 प्लस वाले पाए गए, यानी 60 प्लस वाले वृद्धों की संख्या 10.38 करोड़, 8.5%। अब हम 60 से 80 को लेकर के चले, 60 प्लस वाले सारे 8.5% है, लगभग 10.5 करोड़। लेकिन अगर हम 80 वर्ष और उससे अधिक वाले को ले तो उनकी संख्या कम है, फिर भी लगभग 60 लाख लोग 2011 की जनगणना में 80 प्लस वाले थे। 60 लाख लोग 2011 की जनगणना में 80 प्लस थे। हालांकि 60 लाख आबादी बहुत कम है, यानी 80 प्लस जीने वालों की संख्या भारत में कम है, लेकिन पश्चिमी देशों में ज्यादा है। बट भारत में लगातार वृद्धों के अनुपात में वृद्धि हो रही है और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, यूनाइटेड नेशन और अन्य संस्थाओं का रिपोर्ट कहता है कि 2050 तक भारत में वृद्धों का पॉपुलेशन 20% पहुंच जाएगा, यानी टोटल पॉपुलेशन का 20% 60 प्लस वाली आबादी होगी बच्चा। टोटल पॉपुलेशन का 20% होगी 60 प्लस वाली आबादी, यानी ये आबादी 32.4 करोड़ हो जाएगी। ये जो 8.5 करोड़ है, 10.5 करोड़ है, ये 32.4 करोड़ हो जाएगी। और जो 80 प्लस वाले हैं वो 4.8 करोड़ हो जाएंगे, लगभग 5 करोड़ हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से वृद्ध के बारे में सोचना, वृद्धों के बारे में संवेदनशील होना, उनकी समस्याओं को पहचानना, उनकी समस्याओं के बारे में सोचना, उसका समाधान करना एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इंडिया के बाहर जाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि परंपरागत समाज का रूप अलग था, लेकिन तर्क बुद्धिवाद के विकास के साथ जब मानव को केंद्र में रखा गया और मानव की भलाई की बातें सोची गई तो स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय के मूल्यों का विकास हुआ। और हर जगह, हर समुदाय में, हर देश में समाज के कमजोर तबकों को आइडेंटिफाई करके उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाने लगा। बेसिक जो कमजोर थे पहले उनके लिए, पर धीरे धीरे देखा गया कि और कौन कौन लोग हैं। यूरोप के देशों में भी यही हुआ। प्रारंभिक दिनों में जो वहां के सबसे कमजोर समुदाय के लोग थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाने लगा, उनको न्याय उपलब्ध कराने के लिए काम किया जाने लगा, ताकि सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को उन देशों में प्राप्त किया जा सके। बट 80 के दशक में आते आते इंग्लैंड में कुछ घटनाएं घटी। मैं यूरोप में आ रहा हूं, इंग्लैंड की चर्चा थोड़ी सी कर रहा हूं। मैं यूरोप, ओवरऑल यूरोप, इंग्लैंड मान लो, वहां चिकित्सा सुविधाओं के विकास के साथ आयु प्रत्याशा में वृद्धि होती चली गई और वृद्धों की जो एज है और संख्या और अनुपात बढ़ना शुरू हो गया। 18, 20, 22% कुल आबादी का वृद्ध हो गए। लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हो गई। लोग फैमिली प्लानिंग करके बच्चा पैदा करने लगे, और जब फैमिली प्लानिंग करके बच्चा पैदा करने लगे तो बच्चों का जन्म दर बहुत नीचे चला गया। बहुत से लोगों ने अकेले रहने का निर्णय लिया, इस कारण भी जन्म दर नीचे चला गया। कुछ नई जीवन शैली वहां विकसित हुई, लिव इन रिलेशनशिप टाइप, इसलिए भी वहां जन्म दर नीचे चला गया। और जब जन्म दर नीचे गया तो बच्चे कम आए और वृद्ध मरने का नाम नहीं ले रहे थे। टोटल पॉपुलेशन में वृद्धों का अनुपात बढ़ा और बच्चों का अनुपात 0 से 14 वर्ष का अनुपात कम होता चला गया। यहां कार्यशील जनसंख्या भी धीरे धीरे, क्योंकि जब नीचे वाला घटेगा ऊपर वाला बढ़ेगा, तो निर्भर जनसंख्या का अनुपात वृद्धों में बढ़ता चला गया। और इंग्लैंड एक वेलफेयर स्टेट के रूप में काम कर रहा था। शुरू में वृद्ध कम थे, इन्होंने वृद्धों को पेंशन देना शुरू किया। अच्छा खासा पेंशन सबको मिलता था, वहां बेरोजगारों को पेंशन मिलता था। अच्छा, मेरा एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, बीएचयू से है, और बनारस इंडिया का एक ऐसा शहर है
जहां इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स अगर रहते हैं कहीं पर तो बनारस में, बनारस के घाटों पर परमानेंट साल साल 2-2 3-3 साल विदेशी रहते हैं। और वहां पर एक ट्रेंड है, वहां मैक्सिमम लोग इंडियन कल्चर को देखने आते हैं, क्योंकि मॉल कल्चर तो ऑलरेडी उनके कंट्री में, पश्चिमी संस्कृति तो ऑलरेडी उनके कंट्री में, ये देखने के लिए वो इंडिया में क्यों आएंगे? इंडिया में इंडिया के कल्चर को देखने आते हैं। बनारस की तंग गलियों में वो रहना पसंद करते हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में नहीं, बढ़िया फ्लैट में नहीं। और यूरोप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहां बेरोजगार हैं और उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो बेरोजगार ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता वहां बहुत कम नहीं है, वहां ठीक ठाक बेरोजगारी भत्ता। हमारे यहां इंदिरा आवास योजना के तहत 1 कमरे का फ्लैट मिलता है, वहां पर गरीब यूरोप वासियों को 2 कमरे का फ्लैट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अब बेरोजगारी भत्ता इतना दिया जाता है कि ठीक ठाक जिंदगी उनकी गुजर बसर होती है। बनारस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहीं आकर रहते हैं और उनका खर्चा उनके बेरोजगारी पेंशन से चलता है, क्योंकि उनका बेरोजगारी का पेंशन इतना मिलता है कि इंग्लैंड में, यूरोप में उनका खर्चा चल जाए तो इंडिया में आकर के तो रुपीज में तब्दील हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। यहां पर तो और शान से वो जिंदगी जीते। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में उनके अकाउंट में बेरोजगारी भत्ता का पैसा क्रेडिट होता है और उसी से वो किराया देते हैं और ठाठ से बनारस में रहते हैं। ऑलरेडी एज ए वेलफेयर स्टेट यूरोप के कंट्री जो थे, मेनली इंग्लैंड, ऐसे लोगों पर खर्च कर रहा था। और इधर वृद्धों का अनुपात जब लगातार बढ़ता चला गया तो इंग्लैंड में खर्च बढ़ा। इंग्लैंड की एक अच्छी खासी इनकम जो है, खर्च कोष जो है, रेवेन्यू जो है, वो इन वृद्धों के पेंशन में जाने लगा। अब वृद्ध हैं कि मरने का नाम नहीं ले रहे हैं, 90 साल, 95 साल, 100 साल, 105 साल, 60-65 साल तक वो कमाए, लेकिन 60-65 साल कमाने के बाद वो आगे के 30-35 साल आश्रित जनसंख्या के रूप में हो गए। बचपन में तो आश्रित थे ही। इसका इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है, वहां पर ये चीजें होने लगी। और जब वृद्ध मरने का नाम नहीं ले रहे थे, 100 साल, 105 साल, 110 साल, सोचो वृद्धों की संख्या जब वहां बढ़ने लगी तो वृद्ध के बच्चे ऑलरेडी व्यक्तिवादिता वहां चरम पर रही, सामूहिकता कमजोर रही। अब सोचो कि एक वृद्ध ने एक छोटे बच्चे को बुलाया, इधर आओ। छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया, बोला बोलिए। वृद्ध ने कहा मुझे पहचानते हो? बच्चे ने कहा नहीं। वृद्ध को कहना पड़ा मैं तुम्हारे पापा का पापा हूं। यानी अगर मैं वृद्ध हूं, मेरी उम्र 100 साल है, तो मेरा बेटा 75 साल का होगा, 80 साल, 75 से 80 साल का होगा। उसका बेटा 45 से 50 साल का होगा, उसका बेटा 25 साल का होगा। और अगर उसका 4-5 साल का बेटा है तो सोचो, मेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा पोता भी नहीं है, वो मेरा परपोता भी नहीं है, वो मेरा चरपोता है। वो कहां से हमको पहचानेगा? और हमारे बच्चे हमारा ख्याल कहां से करेंगे? हमारा बेटा 80-85 साल का है, उसको जरूरत है ख्याल रखने की। वो परेशान है बेचारा कि उसका कोई ध्यान रखता। वो 75 से 80 साल का वृद्ध हो चुका है, और उसका ख्याल कौन रखेगा? उसका ख्याल रखने वाला उसका बेटा भी 50 साल का हो गया। और पति पत्नी अलग रह रहे हैं, हो सकता है डिवोर्स हुआ हो। वहां की सामाजिक संरचना को यदि हम गौर से देखते हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो भारतीय सामाजिक संरचना से वहां बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो बच्चे जब अलग रहते हैं पति पत्नी, वो कैसे हमको देखेगा? धीरे धीरे उसको खुद परेशानियों से जूझ रहा है। उसका बेटा उसको ध्यान नहीं देता है, उसका बेटा 25 साल का है, उसके बच्चे हो गए हैं, तो वो पत्नी बच्चे आपस में मिले हुए।
ना तो पत्नी से भी उन देशों में धीरे धीरे लगाव कम हो गया। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं तो पत्नी बच्चे, 25-30 साल का बेटा, उसके पत्नी बच्चे, उसका बाप 50 साल का, वो बेचारा केयरलेस है, उसका बाप 75 साल का, वो बेचारा केयरलेस है, उसका बाप मैं केयरलेस हूं। इसलिए 80 के दशक में यूरोप में इन सब लोगों पर अध्ययन करने वाला जो विषय है, पॉलिटिकल साइंस नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी का एक ब्रांच डेवलप होता है, इसको सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग, वृद्धों का समाजशास्त्र। और सोशियोलॉजी के कुछ छात्र, कुछ रिसर्चर यूरोप में इन वृद्धों की समस्याओं पर अध्ययन करना शुरू करते हैं, रिसर्च शुरू होता है, ये वृद्ध इन कौन कौन सी समस्याओं से गुजर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको है। इसलिए 80 और 90 के दशक जो हैं वो वृद्धों के प्रति चिंता का दशक माना जाता है। पूरे पश्चिमी देश अपने देश में रहने वाले ओल्ड एज पर्सन के प्रति, ओल्ड एज पीपुल के प्रति, वृद्ध के प्रति संवेदनशील होते हैं और फिर उनके वेलफेयर को केंद्र में रखकर, उनके केवल पैसे वाले नहीं, उनके अन्य समस्याओं को भी ध्यान में रखकर, जनरेशन गैप, मेरा बेटा का बेटा का बेटा का बेटा ने मुझे पहचाना ही नहीं और कहीं से भी वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है, अगर पहचान भी रहा है तो, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम, नॉर्म सिस्टम, हमारी सोच, हमारा थॉट प्रोसेस और उसका थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा गैप है। इसको हम कहते हैं जनरेशन गैप। और ये जनरेशन गैप इतना ज्यादा है कि हमारा विचार और उसका विचार कभी मिल ही नहीं सकता, वो हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकता। हमारे इंडिया में हमारी आदत होती है कि हम अपनी बातों के अनुसार ही अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं। हमारे बच्चे मेरे अनुसार नहीं चलेंगे, और खास करके वृद्धावस्था में तो बिल्कुल नहीं। वृद्धावस्था को अगर अच्छा से बिताना है, सुकून से बिताना है, तो हमें अपने को बच्चों के अनुसार बदलना होगा। अगर हम बच्चे को कहें कि दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, तुम लोग ये सब क्या खा रहे हो जहर, अरे पराठे खाओ, ये पिज्जा उज्जा क्या खाते हो, आपका बच्चा आपके साथ नहीं रहेगा। आपका बच्चा तो आपको एक अच्छा दोस्त तब मानेगा जब आप बच्चों के साथ पिज्जा खाओ, मोमोज खाओ, आइसक्रीम खाओ। अपने को जब तक आप उनके अनुसार नहीं बदलोगे, तब तक वो आपको अपना साथी, अपना दोस्त नहीं मानेंगे, और फिर एक जनरेशन गैप आपको परिवार से अलग कर देगी। आपके बच्चे आपसे अलग फील करने लगेंगे, आप अपने को अलग फील करने लगोगे। ये चीजें वहां देखी गई। तो केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं भी कई तरह की पहचानी गई, और फिर वहां की सरकार ने इन समस्याओं को केंद्र में रख करके उनके लिए योजनाएं बनानी शुरू की, उनके वेलफेयर के लिए काम करना शुरू किया, और ये चीजें भारत में भी दिखाई दी। इसलिए भारत में भी वृद्धों की समस्याओं पर विचार विमर्श शुरू हो गया और पाया गया कि वृद्ध भारत में कई तरह की समस्याओं से ग्रसित है। भारत में भी चूंकि 1990-2000 तक आते आते आयु प्रत्याशा बढ़ी और भारत में भी वृद्ध इस तरह की समस्याओं का सामना करने लगे। 91 के बाद भौतिकवाद बढ़ा, महत्वाकांक्षा बढ़ी, कंज्यूमरिज्म बढ़ा, महत्वाकांक्षा बढ़ी। अब हमारे जो बच्चे हैं उनकी ही जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, जितना वो कमा रहे हैं वो हमारी जरूरतें कहां से पूरा करेंगे। आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी बागवान, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, और उसमें रिटायरमेंट के बाद एक वृद्ध की क्या स्थिति होती है और बच्चे कैसे अपनी ही जरूरतों के इर्द गिर्द अपने जीवन को चलाते हैं। उनके लिए ऐसे वृद्ध माता पिता का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उस फिल्म में दिखाया गया है। भारत में भी केवल वो फिल्म ही नहीं, आमिर खान की एक सीरीज आई जिसको सत्यमेव जयते के नाम से जाना जाता था, आपने सुना होगा। और सत्यमेव जयते में आमिर खान ने भी ऐसे वृद्ध की समस्याओं को की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया, और कहा जाता है कि 2007 में जो कानून बना, उस कानून में आमिर खान के सत्यमेव जयते का एक महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो वृद्धों के लिए, वृद्धों के कल्याणार्थ हमारे यहां भी सोचा जाने लगा।
वृद्धों की समस्याओं को पहचाना जाने लगा और देखा गया कि वृद्ध की सबसे बड़ी समस्या है उनका शारीरिक रूप से कमजोर हो जाना, उनके शरीर के अंगों का कमजोर हो जाना। और फिर जैसे ही हमारा शरीर का अंग कमजोर होता है, बीमारियां अटैक करनी शुरू करती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित होते चले जाते हैं। हमारे लिए तो चिकित्सा खर्च एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है। हमें वृद्ध होते समय, वृद्ध होने के बाद की स्थिति के लिए हमारे लिए कितना खर्च होगा, उन सब चीजों की व्यवस्था अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा वृद्धावस्था कष्ट में जाएगा। तो हमारी समस्याओं में प्रमुख समस्या है शारीरिक अक्षमता की समस्या। और शारीरिक अक्षमता ही नहीं होती है, बच्चा शरीर कमजोर होता है तो दिमाग भी कमजोर होने लगता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति की मानसिक अक्षमता भी बढ़ती जाती है। और जैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, आर्थिक रूप से हम अक्षम होते हैं, हम उन पर निर्भर हो जाते हैं, परिवार पर। और जब परिवार पर निर्भर हो जाते हैं तो फैमिली में डिसीजन मेकिंग में हमारी भूमिका घटती चली जाती है। पुराने जमाने में समाज के शीर्ष पे वृद्ध होते थे, वृद्धों को सोपान क्रम में ऊंचा स्थान दिया जाता था। आज युवाओं को सोपान क्रम में ऊंचा स्थान दिया जाता है। परिवार के निर्णय में, ज्वाइंट फैमिली हम लोगों ने पढ़ा, ज्वाइंट फैमिली में वृद्ध मुखिया होता था परिवार का। पंच परमेश्वर में वृद्धों को ही पंच बनाया जाता था, अब युवाओं को पंच बनाया जाता है। परिवार में युवा जो कमाने वाला है उसको महत्व दिया जाता है, वो मुखिया होता है। पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और अब भारत में पारिवारिक निर्णयों में वृद्धों की उपेक्षा होने लगती है। वृद्धों को कोई ध्यान नहीं देता, बस पड़े हैं बुढ़ाऊ, खा रहे हैं, बुढ़ाऊ बस खाइए सोइए, दैट्स ऑल। बेचारे की पारिवारिक निर्णयों में भी भूमिका घट जाती है। समाज में भी उनको कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, समाज अपनी रफ्तार से चल रहा है। हाँ, दो चार वृद्ध आपस में बैठ करके गपशप करते हैं, समाज पर चिंता व्यक्त करते हैं। बदले हुए जमाना बदल गया, बदले हुए जमाने पर थोड़ा कमेंट करते हैं, एक दूसरे के दुख को शेयर करते हैं, क्योंकि सामाजिक निर्णयों में भी उनकी भूमिका घटती जा रही है। और अधिक उम्र तक अगर आप जीते हैं तो आपके और आपके बच्चों के बीच इतना जनरेशन गैप हो जाता है कि उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए कठिन हो जाता है। नई नई जीवन शैली, भारत का कोई वृद्ध लिव इन रिलेशनशिप की जीवन शैली को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा पागल हो गए हैं सब, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दिमाग खराब हो गया है, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी इस तरह की नवीन जीवन शैली के साथ वो कभी अपने को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा, करेगा तो कठिनाई होगी। तो सामंजस्य स्थापित करने की समस्या, ये भी उनकी एक प्रमुख समस्या है। आर्थिक असुरक्षा की समस्या तो ऑलरेडी है। और सबसे बड़ा जो पक्ष है कि जो सामाजिक उपेक्षा, पारिवारिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, ये उनको कई प्रकार का तनाव दे रहे हैं। ये वृद्ध कई प्रकार के तनाव और बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। ये है हमारे भारत में वृद्धों की समस्या, या वृद्धों के अति संवेदनशीलता का स्वरूप। इसको हम इस लाइन में भी कह सकते हैं, अति संवेदनशीलता के स्वरूपों की चर्चा कीजिए, मतलब समस्याओं की चर्चा कीजिए। ये है उनकी समस्याएं। तो सबसे पहले हम लोग भारत में वृद्ध का अर्थ और स्वरूप देख लें, फिर भारत में वृद्धों की समस्या देखें, और फिर इन समस्याओं का कारण देखेंगे। तो कारण अपने आप में, वृद्ध अपने आप में सारी समस्याओं का कारण है। आप वृद्ध हो गए मतलब यही आपकी सभी समस्याओं का कारण है, क्योंकि वृद्ध होने का मतलब ही है शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षमता। तो सोचो कि शारीरिक और मानसिक रूप से जो अक्षमता है वो आपको आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर बना देती है, शारीरिक रूप से दूसरे पर निर्भर बना देती है, कहीं चलने फिरने में भी दूसरे के सहारा की जरूरत पड़ती है। और जब आप अक्षम हो गए तो फिर क्यों निर्णयों में भूमिका आपकी मिलेगी? तो जितनी समस्याएं हम लोग लिख कर आए हैं, उन सभी समस्याओं का एक मेजर कारण है शारीरिक और मानसिक अक्षमता, वृद्ध होना। दूसरा कारण है वित्तीय, आर्थिक, क्योंकि हम आर्थिक रूप से पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए जो हमारी आर्थिक असुरक्षा की समस्या है उसका कारण है आर्थिक
और यही हमें तनाव भी देती है, ये हमें कुंठा भी देती है। तो तनाव की समस्या जो पढ़ के आए हैं वो हमारे इन्हीं सब चीजों का परिणाम है। जनरेशन गैप एक समस्या, इसके चलते उनको नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है। तो हम लोगों ने लिखा है कि सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई नई पीढ़ी के साथ, नए युवाओं के साथ, तो इसका बड़ा कारण है जनरेशन गैप। हम लोग वैश्वीकरण को भी इस समस्या का कारण मानते हैं। पूछो क्यों? तो वैश्वीकरण ने उपभोक्तावाद को बढ़ाया, वैश्वीकरण ने महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, लोगों की इच्छा इतनी बढ़ गई है, लोगों की जरूरत लोगों ने बढ़ा लिया, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब लोगों की जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब लोगों को अपने से ज्यादा पैसा बचता ही नहीं है। लोगों में व्यक्तिवादिता बढ़ी, और जब लोगों में व्यक्तिवादिता बढ़ जाएगी तो फिर बूढ़ों का ख्याल कहां से करेंगे? तो बूढ़ों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण हम ग्लोबलाइजेशन से जोड़ सकते हैं। बच्चा, इंडियन सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन का वृद्धों पर प्रभाव पर क्वेश्चन पूछा गया, हम ग्लोबलाइजेशन से जोड़ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ी कि शहर में तो बूढ़ों के लिए घर ही नहीं है। पता चला एक ही घर में 6-7 लोग रह रहे हैं। 2-3 थे, बच्चा पैदा हुए, फिर उनकी शादी ब्याह हो गई। उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ा, लोगों को रोजगार नहीं मिला, अलग घर नहीं बना पाए, बड़ा घर नहीं बना पाए, उसी में रह रहे हैं। तो जो कमाने वाला है वो तो कमाएगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा किसके लिए है? बच्चा वृद्ध हो जाने पर, वृद्ध हो जाने पर सबसे बड़ा खतरा है। एकाकीपन और अलगाव उनकी समस्या भी है। एकाकीपन और अलगाव उनकी समस्या भी है। वृद्धावस्था में बेचारे एकाकी हो जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। और तनाव और कुंठा की जो समस्या है उसका कारण भी है, क्योंकि अकेले पड़ना तनाव और कुंठा का कारण है। तो हम कारण भी इसको भी डाल सकते हैं। और एक कारण उनकी समस्याओं के लिए हम सपोर्टिव कारण, मेन कारण नहीं है, ये लिख सकते हैं कि हमारे यहां उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए जो साधन है वो उपलब्ध नहीं है, वो कम है, वो कम है। हालांकि अब सरकार उनके सुरक्षा के लिए पूरा प्रयास कर रही है और लगातार कई योजनाएं, कई स्कीम, कई कानून उनके लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम इस संदर्भ में ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। आपका पहला डायमेंशन है भारत में वृद्ध का अर्थ एवं स्वरूप। आप लिखिए कैपिटल ए, हेडिंग डालिए कैपिटल ए, भारत में वृद्ध का अर्थ एवं स्वरूप। भारत में वृद्ध का अर्थ एवं स्वरूप लिख दिया आपने। अंडरलाइन नीचे की तरफ एरो दीजिए और आप 3 पॉइंट यहां पर बनाएंगे। एक पॉइंट में हम अर्थ लिख देंगे और 2 पॉइंट में स्वरूप दिखाएंगे भारत के कंटेस्ट में। पहला पॉइंट है आपका भारतीय समाज में, भारतीय समाज में, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, भारतीय समाज में जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, वह वृद्ध कहलाता है। वह वृद्ध कहलाता है। सेकंड पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 3.38 करोड़
10.38 करोड़ आपके स्क्रीन पर भी है, बट मैं जो बोल रहा हूं आप उसको फोकस करके लिखेंगे, क्योंकि स्क्रीन से कभी कभी 1-2 लाइन मैं उसमें ऐड भी कर देता हूं, और अगर लिखने में कहीं लेट हो रहा हो तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहीं छूट गया तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर या स्क्रीन का उपयोग आप सेकेंड पार्ट के रूप में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 10.38 करोड़ ब्रैकेट में 8.5% है। एट 8.5% ब्रैकेट बंद है, कॉमा, जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगभग 60 लाख है। अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगभग 60 लाख है। थर्ड पॉइंट, अनुमानित है कि वर्ष 2050 तक यह संख्या क्रमशः 32.4 करोड़ ब्रैकेट में लगभग 20% तथा 4.8 करोड़ हो जाएगी। 4.8 करोड़ हो जाएगी। डन। ये है भारत में वृद्ध का अर्थ एवं उनका स्वरूप। कैपिटल बी। अब लिखिए, भारत में वृद्धों के अति संवेदनशीलता का स्वरूप। भारत में वृद्धों के अति संवेदनशीलता का स्वरूप ऑब्लिक समस्याएं। स्वरूप ऑब्लिक समस्याएं, नीचे की तरफ एरो अंडरलाइन देकर। पहला है शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता। शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता। सेकेंड पॉइंट, पारिवारिक निर्णयों में घटती भूमिका। पारिवारिक निर्णयों में घटती भूमिका। थर्ड पॉइंट, सामाजिक निर्णयों में घटती भूमिका। सामाजिक निर्णयों में घटती भूमिका। फोर्थ पॉइंट, पीढ़ीगत एवं सामाजिक सामंजस्य की समस्या। फोर्थ पॉइंट, पीढ़ीगत एवं सामाजिक सामंजस्य की समस्या, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हो नई पीढ़ियों के साथ सामंजस्य की समस्या। नई पीढ़ियों के साथ सामंजस्य की समस्या।
इसका कारण हम लोग लिखेंगे जनरेशन गैप, यानी पीढ़ी अंतराल इतना लंबा हो गया कि 90 साल तक जब वो जी गया तो नई पीढ़ी बहुत आगे हो गई। ये जो लंबा अंतराल है वो वृद्धों को नई पीढ़ी के लोगों के साथ सामंजस्य को स्थापित करने में कठिनाई उत्पन्न करता है। क्लियर? समस्या पांचवा, आर्थिक असुरक्षा की समस्या। आर्थिक असुरक्षा की समस्या। और छठा दे दीजिए, आर्थिक असुरक्षा तथा परिवार एवं समाज में उपेक्षा से, ऊपर वाले तीनों के कारण, क्योंकि तीनों कारण भी है इसलिए कारण में हम तीनों लिखेंगे। ऊपर वाला आर्थिक असुरक्षा तथा परिवार में सामाजिक निर्णयों में उपेक्षा, समाज में उपेक्षा से मानसिक तनाव एवं विभिन्न प्रकार की बीमारियां, ठीक है। ये है भारत में वृद्धों की समस्याएं। बेचारे वृद्ध, इन्हीं सब संदर्भ में हम इन वृद्धों को बेचारा कहते हैं, कमजोर तबका कहते हैं, अति संवेदनशील वर्ग कहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सरकार को, समाज को, परिवार को इनके प्रति इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और इनकी समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए, इनकी समस्याओं को दूर करने के दिशा में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बॉक्स बनाते हैं बच्चा। बॉक्स पता है हम लोग ऐसे करते हैं, बॉक्स यहां पर ऐसे हम लोग नीचे लिखते हैं, इसमें जो मैं कहूंगा वो लिखते चले जाएंगे और जब मैं कहूंगा कि बॉक्स को बंद करो तो फिर आप एक ऐसे करके ऐसे बंद कर दोगे और फिर नीचे से हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे। राइट? तो इस तरह के कुछ चीजें हम लोग अपने बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। डन? बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स बना करके उसमें लिखिए वृद्धों के लिए, एक हेडिंग डालिए बॉक्स में, वृद्धों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक। वृद्धों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक, एक गुणवत्ता सूचकांक सरकार ने जारी किया है। ठीक है, उससे पता चलेगा कि उनका हेल्थ आदि आदि में क्या इंडेक्स है, क्या स्थिति है। 12 अगस्त, नीचे एरो देकर लिखिए, 12 अगस्त 2021 को, 12 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ठीक है, द्वारा वृद्धों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। वृद्धों के लिए गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया, जिसके प्रमुख लक्षण निम्न है, या जिसके अनुसार, ज्यादा बेटर है लिखो, जिसके अनुसार डैश लिखो। 1 नंबर, स्वास्थ्य प्रणाली डैश स्कोर, जैसे लिखा है वैसे लिख सकते हो, 2 डॉट, स्वास्थ्य प्रणाली डैश स्कोर डैश 66.97। ये सब फैक्ट्स है, अगर जरूरत पड़ेगी इसको अपडेट करते रहना।
और जरूरत पड़ेगा तो आप इसको आंसर में बीच बीच में जहां भी जो याद आया, सारा फैक्ट्स याद नहीं रहता है बच्चा, पर जो याद आया अगर मेंशन करते हो तो थोड़ा सा आंसर इंप्रेसिव होता है, एक आइडिया भी मिलता है इससे। 66.97 66.97 स्कोर डैश 66.97। दूसरा सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण स्वास्थ्य प्रणाली पर स्कोर है 66.97। सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण डैश स्कोर डैश 62.34। तीसरा है वित्तीय कल्याण, वित्तीय कल्याण, वित्तीय कल्याण डैश स्कोर डैश 44.70 44.70। चौथा है आय सुरक्षा, आय सुरक्षा स्कोर डैश 33.03। सबसे खराब पोजीशन आय सुरक्षा का है, वृद्धों का, यानी आर्थिक समस्या उनकी सबसे विकराल है, सबसे खराब है 33.03। ब्रैकेट में हम यहां पर दे सकते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है। और हमारे भारत में वृद्धों की सुरक्षा पर अगर हम देखें पेंशन पर, तो जीडीपी का मात्र 1% पेंशन पर खर्च किया जाता है, जीडीपी का मात्र 1% पेंशन पर खर्च किया जाता है। एक ब्रैकेट में फैक्ट दे सकते हो जो बहुत ही कम है, जो बहुत ही कम है बच्चा। ठीक है, जो बहुत ही कम है। चलिए एक और फैक्ट लिखिए। 18 अगस्त 2021 को, 18 अगस्त 2021 को ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एरो दे दीजिएगा और नीचे की तरफ एरो देकर के पॉइंट लिखिएगा। 18 अगस्त 2021 को EAC-PM द्वारा रिटायरमेंट की उम्र एवं पेंशन की राशि में वृद्धि की सिफारिश की गई। रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि में वृद्धि की सिफारिश की गई। ऐसा महसूस किया गया कि पेंशन की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। अब वृद्धा पेंशन सुनते होंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना जो 1995 से चलाई जाती रही है, उसको हम राष्ट्रीय समाज कल्याण योजना के नाम से भी जानते हैं। और उसमें वृद्ध को 500 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाता है। बीपीएल के जो वृद्ध हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले जो वृद्ध हैं, उनके लिए यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना चलाई जाती है। 1995 से इस योजना को चलाई जा रही है, आज भी ये जारी है। ये बीपीएल के वृद्धों को कवरेज देती है, बट कितना? 500 रुपया महीना, क्योंकि अलग अलग राज्यवार ये दर अधिक है, कहीं 800 रुपया महीना, कहीं 1000 रुपया महीना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 500 तक केंद्र देता है। 50% केंद्र देगा, 50% स्टेट देगा। यदि 500 दिया जा रहा है तो 250 राज्य देगा, केंद्र देगा और 250 राज्य देगा। राज्य ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मैं अपने यहां राज्य के वृद्धों को 2000 दूंगा, तो 500 केंद्र देगा, 1500 राज्य देगा। राज्य ने डिसाइड किया 1000 दूंगा, तो 500 केंद्र देगा, 500 राज्य देगा। राज्य ने डिसाइड किया कि मैं 1500 दूंगा, तो 500 केंद्र देगा, 1000 राज्य देगा।
और 500,000 में क्या होने वाला है? क्या एक व्यक्ति 500 रुपए प्रति माह या 1,000 रुपए प्रति माह के आय पर जिंदा रह सकता है? उसकी सुरक्षा हो सकती है? ये बहुत कम है। और रिटायरमेंट का एज अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब सक्षम है लोग, रिटायरमेंट का एज बढ़ जाएगा तो कम से कम कुछ वर्षों तक वो अपने कमाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए यह सिफारिश की गई कि रिटायरमेंट की एज भी बढ़ाई जाए और पेंशन की राशि में भी वृद्धि की जाए। डन। बॉक्स को कर दो बंद। बच्चा, बॉक्स को करो बंद। फैक्ट हमने डाल दिया। बॉक्स को थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ ताकि जरूरत पड़े तो आपको कुछ पढ़ते समय फैक्ट मिले तो उसी बॉक्स में डाल दिया करो। तो एक रिच टॉपिक आपके पास रहेगा। जो आपने नोट्स बनाया है ना, उसमें सब कुछ समाहित रहेगा। अगला हेडिंग, कैपिटल सी। कैपिटल सी, भारत में वृद्धों की समस्याओं के कारण। भारत में वृद्धों की समस्याओं के कारण। भारत में वृद्धों की समस्याओं के कारण। अंडरलाइन, नीचे की तरफ एरो दो। पहला कारण लिखो, शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता अपने आप में कारण है। शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता। दूसरा, आर्थिक एवं वित्तीय समस्या। आर्थिक एवं वित्तीय समस्या दूसरा कारण। तीसरा कारण है पीढ़ीगत अंतर एवं पीढ़ीगत संघर्ष। पीढ़ीगत अंतर एवं पीढ़ीगत संघर्ष, क्योंकि इसके कारण वो बार बार नए पीढ़ी के साथ उनको टकराव का सामना करना पड़ता है और साथ साथ इस टकराव से तनाव भी होता है। तो तनाव के लिए भी ये कारण उत्तरदायी है। टकराव के लिए सामंजस्य की समस्या जो हम लोगों ने लिखा था समस्या में, उसके लिए भी ये कारण उत्तरदायी है। पीढ़ीगत अंतर एवं पीढ़ीगत संघर्ष। वैश्वीकरण की प्रक्रिया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ब्रैकेट में दे दो। फलतः उपभोक्तावाद एवं व्यक्तिवाद में वृद्धि। फलतः उपभोक्तावाद एवं व्यक्तिवाद में वृद्धि। ठीक है, पीढ़ीगत अंतर। पांचवा है बच्चा, जनसंख्या वृद्धि एवं आवासीय समस्या। खास करके शहरों में यह समस्या है वृद्धों के लिए। जनसंख्या वृद्धि एवं आवासीय समस्या। ये पांचवा है। छठा है एकाकीपन एवं अलगाव की समस्या। एकाकीपन एवं अलगाव की समस्या। जब बच्चे बात नहीं करेंगे तो वृद्ध क्या होंगे? एकाकीपन की समस्या का शिकार होंगे, अलगाव। इसलिए हो रहा है कि वृद्धों को एकजुट किया जाए, अलगाव की समस्या। और सातवां है सामाजिक सुरक्षा के साधनों की कमी। सामाजिक सुरक्षा के साधनों की कमी। ये है बच्चा वृद्धों की समस्या और उनका कारण। एक नजर हम लोग इस पर डालते हैं क्योंकि जो प्रश्न फोकस्ड होता है वो होता है उनके रक्षोपाय के लिए क्या उपाय किए गए, वृद्धों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए। और चलिए मैं आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेड बनाता हूं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का सेक्रेटरी बनाता हूं और आपको जिम्मेवारी देता हूं कि इनकी समस्याओं का आप क्या समाधान करेंगे। जैसे आपने ट्रांसजेंडर की समस्याओं का समाधान किया कि सबसे पहले उनकी पहचान के संकट को दूर किया जाए, फिर उनको उनके मौलिक अधिकार उपलब्ध कराए जाए, याद करो, फिर उनके साथ जो भेदभावपूर्ण बर्ताव हो रहा है, उपेक्षा हो रही है, उनको रोका जाए और उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। हर जगह
होने वाले उनके साथ भेदभाव को रोका जाए और फिर उन पर फोकस्ड होकर के कुछ विशेष योजनाएं, कार्यक्रम चलाई जाए। राइट? अब बताइए, वृद्धों के लिए आप क्या करेंगे, क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि आपके दिमाग में जो आ रहा है किया जाना चाहिए, फिर हम देखेंगे सरकार ने वो किया कि नहीं किया, या सरकार ने जो किया है कहीं ना कहीं जो किया जाना चाहिए वही सरकार ने किया है। तो आपका दिमाग का सोच और सरकार द्वारा किए गए प्रयास मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी हम लोग देखते चलेंगे। और जब भी आप सोचो तो आप इनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके सोचो। इनकी सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिख रही है, या कारण क्या दिख रहा है? आर्थिक। आज अर्थ का युग है, धन है तो काफी हद तक समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आर्थिक पहलू एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले तो इनका हम आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे। क्या हो आर्थिक सशक्तिकरण? आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाए? एक तो रिटायर होते ही इनका इनकम घट जाता है, खत्म हो जाता है। चलो, जिनको पेंशन मिलता है रिटायरमेंट तक, एक वो वृद्ध है, राइट? एक वो वृद्ध है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता था, रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पैसा मिला, पेंशन नहीं मिला, एक वो वृद्ध है। और तीसरा वृद्ध है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है लेकिन उसका पीएफ वगैरह कुछ नहीं कटता है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद उसको पैसा भी 1 रुपया नहीं मिलता है, रिटायरमेंट के बाद उसकी इनकम 0 हो जाती। 3 तरह के वृद्ध हैं हमारे देश में। चलो, फर्स्ट कैटेगरी के जो वृद्ध हैं जिनको प्रति माह 30,000, 40,000, 50,000 रुपया महीना मिल रहा, चलो उनकी आर्थिक समस्या तो नहीं है, ये तो क्लियर है। बट रही बात बाकी 2 तरह के वृद्धों की, इनकी आर्थिक समस्या है। अब इसमें सबसे नीचे की कैटेगरी के जो वृद्ध हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद नहीं बल्कि काम छूटा, बूढ़े हुए तो फिर 1 रुपया भी नहीं इनकम है, जब तक शरीर चल रहा है मजदूर है, शरीर चल रहा है काम कर रहे, शरीर थक गया, बूढ़े हो गए, अब कोई काम भी नहीं देता है, काम करने में सक्षम नहीं है, तो इनकम 0 हो गया। इन वृद्धों के लिए सोचना होगा और इन वृद्धों के लिए पहले भी सोचा गया। मैंने पहले भी बताया आपको कि 1995 से ही इंदिरा गांधी पेंशन योजना इनके लिए, और भी उसके पहले भी चल रहा था, उनके लिए पेंशन स्कीम था, लेकिन पेंशन योजना चलती रही, लेकिन पेंशन की राशि बहुत ही कम है। एक तो सोचेंगे कि जो पेंशन योजना चलाई जाए, लेकिन ऑलरेडी चल रही है तो उसकी राशि कम है तो उसको बढ़ाया जाए, और बीपीएल के सभी बूढ़ों को ये पेंशन योजना उपलब्ध कराई जाए। कोई भी ऐसा वृद्ध बचे नहीं जो इस पेंशन योजना का लाभ न ले, और ये पेंशन योजना की राशि ठीक ठाक होनी चाहिए जिससे कि उनको गरीबी का सामना, उनको भुखमरी का सामना न करना पड़े। एक तो यहां हम सोचेंगे। दूसरा हम सोचेंगे इनके लिए अब हम क्या करें, नीचे से ही सोचते हैं बच्चा, इनके लिए हम क्या करें, इनके लिए कुछ और पेंशन स्कीम चलाएं, क्योंकि इसमें भी मजदूर 2 तरह के, एक तो बीपीएल वाले हैं ही, इनके लिए हम कुछ और स्कीम चलाएं। अगर ये कमा रहे हैं उसी समय से इनको हम कुछ पेंशन योजना का जुगाड़ कर दें। ठीक है, 1000 रुपया, 500 रुपया ये पेंशन पाते हैं, वृद्धा पेंशन जो पा रहे हैं उनको छोड़ें, लेकिन आगे कमिंग फ्यूचर में जो हमारे वृद्धों का आबादी अनुपात बढ़ने वाला है उनके बारे में तो सोचना होगा। जब भारत में 20% वृद्ध हो जाएंगे तो सरकार सबको 1000, 2000, 3000 महंगाई के अनुसार 4000 महीना कहां से दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो फ्यूचरिस्टिक अगर हम होते हैं बच्चा, तो हम उन लोगों को भी इसके दायरे में लाने का प्रयास करें जो वृद्ध होने वाले, राइट, वृद्ध होने वाले। एक ऐसी योजना शुरू करें जिसमें यदि आप 20, 22, 24, 25 साल के हो, आप उस योजना के पार्ट बन जाओ। आप अगर डेली कमा रहे हो तो उसमें से 10, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया अपने फ्यूचर के लिए जमा करना आपके लिए कठिन नहीं होगा। एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि हम आपसे आपके फ्यूचर के लिए
जमा करवाते चले जाए, 20 साल तक जमा करवाएं, 25 साल तक जमा करवाएं। हम यहां पर आपको सपोर्ट दें। अगर राज्य यहां पर कहे कि आप जमा करो, 50% हम भी जमा करेंगे। अगर आप जमा करोगे तो 50% हम जमा करेंगे। आप अपने डेली इनकम में से या मंथली इनकम में से 100 रुपया, 150 रुपया निकालो, 200 रुपया निकालो, 300 रुपया निकालो। अब एक महीने में से 300 रुपया निकालना बच्चा कोई कठिन काम नहीं है। सरकार ने कहा कि 300 रुपया निकालोगे तो 5 साल तक हम भी 300 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे, 10 साल तक हम भी 300 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे। अब तुम्हारा 600 रुपया प्रति माह जमा होता चला जाएगा। 36,000 रुपया एक साल में हुआ, 10 साल तक आपने जमा किया तो 3,60,000 रुपया हुआ, आपने 20 साल तक जमा किया तो 7,20,000 रुपया हुआ। और अगर हम देखें कि 8 से या 10 साल में आपका पैसा दुगना हो रहा है, तो पहला वाला जो इंस्टॉलमेंट आपका 10 साल का था 3,60,000 रुपया, वो 7,20,000 रुपया हुआ। मान के चलिए कि आपने फिर से नेक्स्ट 10 साल में 3,60,000 जमा किया और ये 7,20,000 रुपया आपने फिक्स कर दिया है, तो ये 14,40,000 रुपया हो गया। और नेक्स्ट साल में जो आपने जमा किया वो 3,60,000 रुपया हो गया। तो लगभग आपने 19-20 लाख रुपया जमा कर दिया, आप ही का पैसा है। शुरू में आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप इस स्कीम से जुड़ें, शुरू में आपको मोटिवेट करने के लिए ताकि आप इस स्कीम से जुड़ें, हम सरकार 5 साल तक 50% का कंट्रीब्यूशन करेगी, आपको आदत डाल देगी कि आप अपने फ्यूचर के लिए जमा कर रहे हैं। अब इस 25 लाख रुपया आपका जमा हो चुका है, और ले कितना रहे यार, 300। आप मजदूर हैं, आप बीपीएल के हैं, आप मजदूर हैं, किसी न किसी तरीके से 20 साल आपको जमा करवाया, 40 साल से आपने जमा करना शुरू किया, 60 साल की उम्र तक आपने जमा किया, 20-25 लाख रुपया आपका जमा हो गया। और 60 साल से अब आपका पेंशन शुरू, यानी 20-25 लाख रुपया अगर आपका जमा है तो 3,000-4,000 रुपया पेंशन आपको मिल सकता है, 2,000-3,000 रुपया पेंशन मिलेगा। हमने कहा कि नहीं, 300 की जगह पर 500 जमा करो, हमने ऑप्शन आपको दे दिया। नहीं, आपको ऑप्शन दे दिया कि प्रति माह आप 200 जमा कर सकते हो, प्रति माह आप 400 जमा कर सकते हो, प्रति माह आप 600 जमा कर सकते हो, 5,000 रुपया तक प्रति माह पेंशन पा सकते हो। अब हमने बस केवल शुरुआत करी बच्चा, क्योंकि भारत के लोग जो हैं उतने समझदार नहीं हैं, मजदूरी करने वाले मजदूर उतने जागरूक नहीं हैं, उतने एक्टिव नहीं है, उतनी दूरदर्शिता नहीं है उनमें। राज्य ने बस उनका मार्गदर्शन किया, और मार्गदर्शन करके उन्हीं के पैसे को इस तरीके से मैनेज किया, प्रबंधित किया, उनका रिटायरमेंट का जुगाड़ हो गया। वृद्धावस्था में वो 5,000 रुपया, 8,000 रुपया कमा रहे हैं, आ रहा उनका आ रहा है, तो उनको अब कोई दिक्कत। अगर 20 साल बाद हम वृद्ध होते हैं और 10,000 रुपया आने लगता है, तो भूखमरी की स्थिति तो नहीं, और भी कुछ चीज होगी, और भी हम कोई चीज करेंगे। ये एक आपको प्रयास करना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए। हमने प्रयास किया है। 2015 में हमारी सरकार ने इस दिशा में एक और नई महत्वाकांक्षी योजना लागू की, इसको अटल पेंशन योजना, आपने नाम सुना होगा। ये सेम इसी पैटर्न पे है, ये सेम इसी पैटर्न पे है, अटल पेंशन योजना। और इसी की कुछ कमी को पूरा करने के लिए एक वयोवृद्ध योजना शुरू की गई, वो भी हम लोग आ जाएंगे जब योजना पढ़ेंगे तो। बट हम अभी फोकस्ड हैं उस वर्ग पर जो बीपीएल का है और वृद्ध है। 60 साल की उम्र होते ही उनका काम बंद हो जाता है और इनकम जीरो हो जाता है, उनके वृद्धावस्था का जुगाड़ हमने कर लिया। ये आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी दूसरी कैटेगरी के वृद्ध वो हैं जो रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त उनको 30 लाख 40 लाख रुपया मिलता है, 50 लाख रुपया मिलता है, उनका क्या होगा? एक वर्ग का तो हमने दे दिया, 10,000 रुपया तक, 5,000 रुपया, 6,000 रुपया तक वृद्धा पेंशन दे दिया। एक वर्ग को ऑलरेडी 40,000, 50,000, 60,000 सरकार दे रही है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जिनको पेंशन मिलता है। लेकिन एक वर्ग वो है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, पीएफ वगैरह ढेर सारी चीजें उनकी कटती है,
और रिटायरमेंट के बाद उनको एक मुश्त 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया मिल जाता है। आर्थिक सशक्तिकरण के को ध्यान में रखोगे तो उनके साथ एक समस्या रही है बच्चा, और सरकार ने इसको ध्यान में रखा है। उनके साथ क्या होता था, एक साथ 40 लाख 50 लाख मिला, आर्थिक रूप से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद एक ठीक ठाक पैसा आ गया, लेकिन बच्चा, उनका बेटा बहू मुंह लटका के आया और बोला कि पापा एक फ्लैट खरीदना है, थोड़ा हेल्प चाहिए। बच्चा, एक बाप के लिए औलाद से बड़ा कोई चीज नहीं होता। आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग भी बड़े होगे, आप लोगों के भी माँ बाप हैं, आपका भी कुछ नैतिक दायित्व है अपने माँ बाप के प्रति। आप जब अपनी मां के पेट में आए होंगे ना, और मां ने जब पहली बार खबर सुनाया होगा कि आप पेट में आ चुके हो, तो आपकी पापा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। जब पहली बार आपकी मां अल्ट्रासाउंड कराने गई होगी और डॉक्टर ने स्क्रीन पर आपकी तस्वीर, आपके फोटो पेट के अंदर दिखाया होगा, तो केवल पिता को ले जाया जाता है दिखाने के लिए। सोचो कि पिता को कितनी खुशी का एहसास हुआ होगा। आप जब पेट में 7 महीने के हुए होंगे और जब पेट में पहली बार पैर आपने मारा होगा और आपके पिता ने उस मारने का या माता ने एहसास किया होगा, तो वो क्या खुशी होती है, एक पिता ही समझ सकता है। आप जब पैदा लिए होंगे, डॉक्टर ने, नर्स ने पहली बार आपको आपके पिता के गोद में रखा होगा, आपकी मां की गोद में रखा होगा, उस समय क्या खुशी मिली होगी या क्या मिलती है, वो पिता ही जानता। जब आप बड़े हुए होंगे, पहली बार आपके मुंह से पापा निकला होगा, मामा निकला होगा, मां निकला होगा, तो मां और पिता को क्या खुशी का एहसास हुआ होगा, ये मां बाप ही जानते हैं। और उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया। फिर आपके जीवन में एक दूसरे घर की लड़की का प्रवेश होता है। तो सीधी बात है कि जो अटैचमेंट आपका अपने मम्मी पापा के साथ है, उस दूसरे घर की लड़की का अटैचमेंट हो, ये जरूरी नहीं है, नहीं हो सकता। और फिर धीरे 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 आप उनके अनुसार अपने को बनाते चले जाते हो, जो जरूरी भी है। वो अर्धांगिनी है आपकी, और आपका धर्म है आप दूसरे के घर से उसको ले आए, और आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप उसका ख्याल रखें। लेकिन आपका यह भी कर्तव्य है कि अपने मां बाप का ख्याल रखें, यह भी आपका नैतिक दायित्व है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इन दायित्वों के द्वंद्व में संतुलित हो जाते हैं, और आप और अपनी पत्नी के साथ मिलकर के पापा से रिक्वेस्ट करते हैं, उस बाप से जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया। अरे यार, आप उससे जान मांगोगे वो दे देगा। 50 लाख रुपया क्या चीज है, और वो 50 लाख रुपया आपको एक बार एक झटके में दे देता है कि ले जाओ बेटा, फ्लैट खरीद लो। और जैसे ही आप फ्लैट खरीदते हो, उस पिता के, माता के दुर्दिन शुरू हो जाते, बुरे दिन शुरू हो जाते। फिर आपकी पत्नी का बर्ताव बदल जाता है। बुढ़ा मरता नहीं है, बुढ़िया मरती नहीं है, सिर पर बैठी हुई है, बुरा बर्ताव, क्योंकि आपका हाथ कट चुका है। ये भारतीय समाज में वृद्धों की यह समस्या रही है, बहुत सारे वृद्धों की यह समस्या रही है। यदि वो पैसा आपके पास होता तो आपके साथ वो बर्ताव नहीं होता, बट पैसा तो आपके हाथ से निकल चुका है। आपकी संतान आपका पैसा ले चुकी है, आपके बुरे दिन आ गए। जस्ट आपके बगल में भी एक वृद्ध है, उसको एक मुश्त नहीं मिला। वो सरकारी नौकरी करता था और उसको 50,000 रुपया महीना आता है, 60,000 रुपया महीना आता है। हमारे घर में हमारे चाचा जी इंटरमीडिएट कॉलेज से रिटायर हुए, प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट के बाद 50-60,000 रुपया उनका पेंशन होता होगा, वो मिलता था। उनके 4 बेटे। आपको आश्चर्य होगा, वो खांसते थे तो चारों बेटे लेके हॉस्पिटल भागते थे। उतना मान, सम्मान, आदर और ख्याल रखना
जी, पापा जी, नॉट पापा, पापा जी। तबीयत खराब होती थी हॉस्पिटल, खांसते थे हॉस्पिटल, इतना ख्याल रखा जाता था क्योंकि उनका जो 60,000 पेंशन आता था उसी से पूरे परिवार का, चारों भाइयों का खर्चा चलता था। सोचो, तो पेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना बड़ा इकोनॉमिक इंपावरमेंट देता है वृद्ध को, ये समझने वाली बात है। तो उनका तो ख्याल रखा जा रहा क्योंकि उन्होंने, सिस्टम है सरकार का कि पेंशन मंथली मिलेगा। आजकल कारपोरेट का जो स्टाइल है, इसको बहुत तेजी से हर जगह अपनाया जा रहा है कि मंथली का चक्कर छोड़ा जाए, एक मुश्त पैसा दे दिया। मुझे लगता है कि मंथली का चक्कर छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वृद्धों को मंथली पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। भले सरकार कुछ अन्य स्कीम के माध्यम से करे, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, प्राइवेट सेक्टर को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये काट काट के एक मुश्त न देकर फिक्स कर दे कि उस पर कोई लोन ले सकता है, वो वृद्ध यूज नहीं कर सकता। एक अमाउंट फिक्स होगा जो मंथली उसको मिलेगा, और उसके मरने के बाद जो उसका वारिस होगा, जिसको वृद्ध जो है नॉमिनेट करेगा, उसको मिलेगा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और जिन्होंने, बच्चों ने जब ले लिया और फिर देखभाल करना बंद कर दिया, इसको भी रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। जिनका मंथली मिल रहा है वो तो ठीक है, जो बीच की कैटेगरी है, और सरकार ने इसको भी ध्यान में रखा। 2007 में सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जो वृद्धों की इस तरह की समस्याओं को दूर करता है। 2007 में सरकार ने कानून बनाया कि अगर बच्चे मां बाप से उनका कोई पैसा, रिटायरमेंट का पैसा, किसी भी तरह का पैसा ले चुके हैं और लेने के बाद अगर देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो मां बाप को यह अधिकार होगा वो पैसा वापस लेने का। जब हमारा 50 लाख लेकर के आप घर खरीद लिए, तो व्हाइट में ही जाएगा, अकाउंट ट्रांसफर होगा, और फिर इसके बाद हमारे बुरे दिन आ गए तो मेरे को अधिकार होगा कि मैं इमीडिएट नोटिस देकर के उस घर को अपने नाम कराऊं। ये बहुत बड़ा रक्षोपाय है 2007 के कानून के द्वारा। और 2007 के कानून में और भी व्यवस्थाएं कई की गई है, यानी मां बाप को अपने बच्चों से अधिकार दिया गया है, मां बाप को कि अपने बच्चों से भरण पोषण को प्राप्त करे, बच्चा डिनाई नहीं करेगा। 2007 के जब कानून को देखेंगे तो इस तरह से धीरे 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 इस दिशा में सोचा जाने लगा। तो ये तो आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास हुआ। इसके बाद उनके उपेक्षा का बर्ताव का, तो पैसा जब रहेगा तो उपेक्षा भी नहीं रहेगा बच्चा, पैसा जब रहेगा तो समाज में भी उसका निर्णय का महत्व होगा और परिवार में भी उसके निर्णय का महत्व होगा। वो सब समस्याएं खत्म हो जाएगी और कुंठा तनाव भी कम हो जाएगा। तो आर्थिक सशक्तिकरण एक मेजर पार्ट है। इसके बाद अलगाव, उपेक्षा आदि के लिए भी अब बहुत से वृद्ध ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, बेटा विदेश में रहता है, पैसा भरपूर दे रहा, लेकिन बेटे से मुलाकात नहीं है, बस मरने पर ही आएगा शायद। अदरवाइज तबीयत खराब हुई तो पैसा भेज दिया, लोगों को मैनेज कर दिया कि आप इलाज करा लीजिए, फ्लाइट से आने में लग जाएगा यार 2-3 लाख, क्यों हम आए। आज भारत में वो सभी लोग जिनके बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका में जाकर के, यूरोप और अमेरिका में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, यहां पर उनके मां बाप एक अलग प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है, एक अलग प्रकार की उपेक्षा से उपेक्षित है, पीड़ित है। ये वृद्धावस्था का एक नया समस्यात्मक पहलू है। उपेक्षा की जो हम बात कर रहे हैं एक नया तरह का है, क्योंकि बच्चा वृद्ध होने और बच्चा होने दोनों में बहुत फर्क नहीं होता है। बच्चा जो होता है वो अपने को असुरक्षित महसूस करता है और बच्चा चाहता है कि हमेशा चारों तरफ लोग उसको घेरे रहें। ये बच्चों का साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। और एक वृद्ध भी चाहता है कि चारों तरफ से लोग उसको घेरे रहें, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाए, डिसीजन में उसके पूछा जाए, डिसीजन में उसके महत्व को स्वीकार किया जाए। ये वृद्ध की इच्छा होती है, क्योंकि वृद्ध के बच्चे नौकरी करने वाले होते हैं, लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। आज के दौर में लोगों के पास समय नहीं है, तो वृद्धावस्था में उनके लिए मनोरंजन उनके पोता है, बच्चे हैं। लेकिन आज
आप खुश नसीब हो कि आपको पोता का मुंह देखने का मौका मिलेगा, पोता का साथ रहने का मौका मिलेगा। पोता हो तो जाएगा, लेकिन आपके साथ रहे ये जरूरी नहीं है बच्चा। ये जरूरी नहीं है। तो ये एक अलग प्रकार के वृद्ध हैं, इनकी एक अलग प्रकार की समस्याएं हैं। इनकी समस्याओं को भी ध्यान में कंसीडर करना चाहिए, रखा जाना चाहिए। इनके लिए आज बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, 5 स्टार होटल की तरह सारी सुविधाएं हैं। इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, चूंकि इनके पास पैसा है, तो बड़े बड़े कारपोरेट इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी वेलफेयर टाइप नहीं, एक अलग तरह का अप्रोच। मैं जहां रहता हूं यहीं बगल में एक वृद्धाश्रम है। उस वृद्धाश्रम में किसी भी वृद्ध को भर्ती कराना या भर्ती होने का मतलब है उसमें लगभग 60,000 रुपया महीना उस वृद्धाश्रम का खर्चा है। सोचो, 60,000 रुपीज पर मंथ, 5 स्टार फैसिलिटी, शानदार अपना सिंगल लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरा है, हॉल है। उस वृद्धाश्रम में डॉक्टर है, नर्स है, पूरा एक छोटा सा हॉस्पिटल ही उसके नीचे है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत नहीं। जो इस वृद्धाश्रम को चला रहा है वो दिल्ली में कई वृद्धाश्रम चलाता है, उसी का अपना कई 6-7 ठो है। आपस में टूर्नामेंट कराता है, आपस में मैच कराता है। नीचे में बच्चे वृद्ध बैठ करके कैरम बोर्ड खेल रहे हैं आपस में। कुछ वृद्धों को मन है कि जाके बच्चों को मुफ्त पढ़ाएं, गाड़ी ले जाकर के उन वृद्धों को स्कूल छोड़ती है, गरीब बच्चों के स्कूल में थोड़ा वेलफेयर करके थोड़ा मन को तसल्ली देते हैं। आपस में बैडमिंटन खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। उनका एक मनोरंजन, ढेर सारे वृद्ध इकट्ठे होकर आपस में एक दूसरे को मनोरंजन कर रहे हैं, फिर उनको कोई चिंता नहीं। तो जो एकाकीपन और अलगाव की समस्या वृद्धों की है, इस समस्या का समाधान इस तरह की संस्थाएं कर रही है। एक वृद्धाश्रम का दूसरे वृद्धाश्रम के साथ टूर्नामेंट होता है, सारे वृद्ध दोनों तरफ के बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, एकदम जीतना है। कैरम बोर्ड का टूर्नामेंट चल रहा है। समझ में आ रहा? तो इस तरह की समस्याओं का अलग तरह से समाधान हो रहा। सरकार भी अपने अपने तरीके से समाधान कर रही है। तो इन्हीं सब के परिप्रेक्ष्य में हम वृद्धों के लिए किए गए प्रयास की चर्चा करें। हमने समस्या पढ़ लिया, कारण पढ़ लिया। अब हमारा अगला हेडिंग होगा, डालिए, भारत में वृद्धों की समस्या समाधान / रक्षोपाय हेतु किए गए प्रयास। भारत में वृद्धों की समस्या समाधान / रक्षोपाय हेतु किए गए प्रयास। ठीक है, नीचे की तरफ एरो दीजिए और एरो देकर के लिखिए, आज भारत में एक मंत्रालय है जो इस दिशा में काम कर रही है। ये प्रमुख विंग है जो कि वृद्धों की समस्या समाधान के लिए काम कर रही है। आप लिखिए, हेडिंग डालिए, नीचे की तरफ एरो देकर, प्रमुख मंत्रालय एवं एजेंसी। प्रमुख मंत्रालय एवं एजेंसी। और मंत्रालय का नाम लिखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हालांकि ये वेलफेयर मिनिस्ट्री के रूप में पहले से चली आ रही है। 1998 में इसका नाम बदल के किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। 98 लिखने की जरूरत भी नहीं है बच्चा, ऐसे ब्रैकेट में आप रखे रहना। कल्याण मंत्रालय हर कमजोर तबका के कल्याण के लिए काम करती रही है। 1998 में इसका नाम बदल के कर दिया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कालांतर में इसी में से जनजातीय कार्य मंत्रालय अलग हो गया, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अलग हो गया, महिलाओं के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ऑलरेडी पहले से अलग है। तो अलग अलग मंत्रालय अलग अलग संवेदनशील वर्गों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, रक्षोपाय के लिए काम कर रही है। सामाजिक न्याय मंत्रालय एससी के लिए, दिव्यांग के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, वृद्ध के लिए, राइट, काम करती है। अलग अलग विंग बना हुआ है उसी तरह से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, और नीचे की तरफ एरो दीजिए लंबा, और एरो देकर लिखिए एक एजेंसी, नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये 1999 में भी आ गया था बच्चा। नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन, नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन।
ठीक है। उन्नीस सौ निन्यानवे में हम लोगों ने वृद्धों पर एक नेशनल पॉलिसी बनाई। ध्यान रखिएगा, 90 के दशक में भारत में भी वृद्धों की समस्याओं को कंसीडर किया गया, वृद्धों पर ध्यान दिया गया, वृद्धों के बारे में सोचना शुरू किया गया और 1999 में पहली बार हमारे यहां वृद्धों पर एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई और उसी नेशनल पॉलिसी का परिणाम रहा, उसी पॉलिसी में निर्धारित किया गया एक अलग से कानून होना चाहिए। 2007 में कानून बनाया गया। उनके पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए विनियामक एजेंसी के रूप में 2013 में एक और एजेंसी बनाई गई, क्रमशः हम लोग पढ़ेंगे। और उसी के अकॉर्डिंगली नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन 1999 में गठित किया गया। 2012 में इसका नाम बदल कर दिया गया नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन, नॉट ओल्डर पर्सन। तो लिखिए 2012 में स्थापित, पूर्व नाम नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन्स 1999, पूर्व नाम नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन्स 1999। ठीक है, नीचे की तरफ एरो देखिए। एनसीएससी के प्रमुख कार्य, एनसीएससी के प्रमुख कार्य, नीचे की तरफ एरो। पहला, केंद्र सरकार द्वारा वृद्धों के लिए बनाई गई नीतियों एवं कार्यक्रमों का पुनराविलोकन करना, वृद्धों के लिए बनाई गई नीतियों एवं कार्यक्रमों का पुनराविलोकन करना। दूसरा, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण आहार, आश्रय, शिक्षा तथा संपत्ति को संरक्षण प्रदान करना, ये एक एजेंसी है जो कि बनाई गई। यहां पर हमने यहीं पर दे दिया कि इसका क्या कार्य है। 1999 में जब नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी तो हुआ कि एक ऐसा काउंसिल बनाई जाए जो केंद्र सरकार द्वारा जो वृद्धों के लिए जो भी नीतियां और कार्यक्रम बनाएगी उसका ये पुनराविलोकन करेगी और वृद्धों को इन सभी चीजों के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, इसके बाद आप एक हेडिंग डालिए, संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास, संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। ठीक है, संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। हमारे संविधान के अनुच्छेद 41 में 41 में नीति निर्देशक तत्व में राज्य को निर्देश दिया है, हमारे संविधान में यह दिया गया है कि जो वृद्ध और अशक्त व्यक्ति है उनको लोक सहायता पाने का अधिकार होगा और इस अधिकार को प्रदान कराने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। तो अगर हम संविधान की चर्चा करें तो हम आर्टिकल 41 को एक लाइन में लिख सकते हैं, बाकी लाइन लिखने की जरूरत अलग से नहीं है। इसके बाद आजादी के बाद एक 56 में कानून बनाया गया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और इस कानून के द्वारा वृद्धों को भरण पोषण का प्रावधान किया गया। इस कानून के द्वारा वृद्धों को भरण पोषण पाने का प्रावधान किया गया। एक कानून 56 में आया, ठीक है, बट बस सिंपल कि भरण पोषण उनको मिले, बहुत ज्यादा नहीं इसमें कुछ रहा। इसके बाद सीआरपीसी जो आया 1973 का, सीआरपीसी में भी ये प्रावधान किया गया कि वृद्ध माता पिता का भरण पोषण पुत्र का कानूनी कर्तव्य होगा। वृद्ध माता पिता का भरण पोषण
पुत्र का कानूनी कर्तव्य होगा। और इस तरीके से वृद्धों के भरण पोषण की व्यवस्था कानूनी रूप से चलती रही। लेकिन बहुत ज्यादा इस पर न गंभीर हुआ गया, न कोई बहुत ज्यादा गंभीरता दिखाई गई। इस पर गंभीरता दिखाई जाती है 1999 के बाद। 1999 में वृद्धों पर जब नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है, परिषद का गठन किया जाता है, इनके बारे में एक कानून बनाए जाने की बात की जाती है और इनके पेंशन और फंड के को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाने की बात की जाती है। और फिर इसी दिशा में प्रयास शुरू हो जाता है और इस दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक प्रयास 2007 में दिखाई देता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। अभिभावक और सीनियर सिटीजन के मेंटेनेंस और कल्याण के लिए कानून 2007। इस 2007 के कानून में 2019 में थोड़ा सा संशोधन करने के लिए बिल लाया गया। ठीक है, 2007 का कानून वृद्धों के लिए एक ऐतिहासिक प्रयास है, एक महत्वपूर्ण प्रयास है और नो डाउट इसने वृद्धों के रक्षोपाय के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम इसके माध्यम से उठाया गया। और 2013 में एक पीएफआरडीए का गठन किया गया। पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ताकि वृद्धों को सुचारू रूप से पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस तरीके से इस पॉलिसी के तहत ये 3 महत्वपूर्ण प्रयास रहे और इसके बाद फिर विभिन्न योजनाएं जो पॉलिसी में निर्धारित की गई थी उसके अनुसार विभिन्न योजनाएं शुरू की गई और खास करके पेंशन वाली योजना महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं। पहला, अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41, नीचे लिखो, राज्य को वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को, राज्य को वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने हेतु निर्देश। इसको ऐसे लिखोगे तो ठीक रहेगा, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने हेतु, यहां लिखो, राज्य को निर्देश। वाक्य कम्युनिकेटिव हो जाएगा। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने हेतु राज्य को निर्देश। प्राप्त कराने हेतु राज्य को निर्देश, नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 41। सेकेंड पॉइंट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस एक्ट की धारा 20C में वृद्धों के भरण पोषण का प्रावधान, इस एक्ट की धारा 20C में वृद्धों के भरण पोषण का प्रावधान चलेगा। इस एक्ट की धारा 20C में वृद्धों के भरण पोषण का प्रावधान। ओके। तीसरा, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। नीचे लिखो, इसके सेक्शन 125 1D में, 125 1D में यह प्रावधान किया गया है कि, डैश
वृद्ध माता पिता का भरण पोषण, वृद्ध माता पिता का भरण पोषण पुत्र का कानूनी कर्तव्य होगा। वृद्ध माता पिता का भरण पोषण पुत्र का कानूनी कर्तव्य होगा। ओके, चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सेपरेट एक टॉपिक बनाएंगे बच्चा। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, 2007। ठीक है, और आपका पांचवा पॉइंट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह एक संवैधानिक निकाय है बच्चा, तो हम संवैधानिक वैधानिक प्रयास में ही इसको डाल दिए हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी, रेगुलेट करना, एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, PFRDA डैश 2012 13 2013 2013, राइट। ये है किए गए प्रयास। डन। अब हम लोग कल से इसको डिटेल पढ़ेंगे। अब हम लोग कल से इसको डिटेल पढ़ेंगे। कल मैं आपको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में और इसके बारे में लिखवा करके पढ़ाऊंगा। एक को लिखवाऊंगा, एक को समझा दूंगा, ठीक है। और फिर हम लोग आ जाएंगे योजनागत प्रयास पर। इनके बारे में जो पॉलिसी है मैं वो बता दूंगा, और पॉलिसी के बाद जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। तो कल हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, ठीक है। और कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका अभी मैं PDF आपको भिजवा देता हूं। हमें बस केवल ये बताएं कि दिव्यांग वाला PDF अभी तक आया या नहीं आया। दिव्यांग वाला PDF आपके WhatsApp पर, आपके ग्रुप पर जहां भी आता है बेटर बच्चा, आप एक बार चेक करें और हमें अभी ही बता दें यस और नो। यस सर, दिव्यांग वाला PDF जो मैंने अभी कहा मेंटल हेल्थ आया या नहीं आया। दिव्यांग वाला PDF आया या नहीं आया। दिव्यांग वाला PDF आया या नहीं आया। दिव्यांग वाला PDF मेंटल हेल्थ जो परसों के पहले मैंने पढ़ाया था। ट्रांसजेंडर नहीं, ट्रांसजेंडर आ जाएगा, नहीं आया, ठीक है। नहीं आया है, मैं अभी बात कर लेता हूं, ठीक है। अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। सो थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग। डन, चलिए ठीक है।